विकासा जी तरुणा देवी के कमरे के दरवाजे पर नॉक करती हैं। नॉक करते ही तरुणा देवी विकासा जी को अंदर बुलाती हैं। तरुणा देवी कुछ फाइलों को बेड पर फैलाकर चेक कर रही थी। तरुणा देवी विकासा जी को बैठने का इशारा करते हुए कहती हैं, क्या हुआ बिस, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? विकासा जी बैठ जाती हैं, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, माँ, आप अब भी मेरे चेहरे को देखकर बता देती हैं कि हम परेशान हैं या फिर नहीं। तरुणा देवी एक नज़र विशाखा जी को देखती हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, आखिर बचपन से तो हमने ही तो आपको गोद में खिलाया है। हम आपके बारे में नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। विकासा जी बस हाँ में सिर हिला देती हैं। फिर अचानक ही वह एकदम से सीरियस हो जाती हैं और तरुणा देवी जी की तरफ देखकर कहती हैं, माँ, हमें आपसे कुछ कहना था। तरुणा देवी अपने फाइलों को साइड में रखकर विकासा जी की तरफ देखकर कहती हैं, आपको इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है बिस। विकासा जी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। विकासा जी बोलती हैं, माँ, ये बात हम काफ़ी वक्त से आपसे कहना चाहते थे, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। तरुणा देवी उनकी बातों को सुन रही थी। विकासा जी आगे कहती हैं, माँ, आपको तो पता है कि अर्जुन को दिव्या से पहले हमने बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो दिखाई थी, लेकिन वह पहली नज़र में ही दिव्या के साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए तैयार हो गए। तरुणा देवी बीच में ही कहती हैं, हाँ, हमें यह पता है। विकासा जी बोलती हैं, लेकिन अब तो दिव्या आदि के साथ जुड़ गई हैं और आप तो जानते ही हैं आदि को, उन्हें रिश्ते में बांधना पसंद नहीं है। तरुणा देवी बस विशाखा जी के आगे बोलने का ही इंतजार कर रही थी। विकासा जी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, माँ, हमने दिव्या के गर्दन पर आदि के प्यार की निशानी देखी है। इसका मतलब है कि आदि ने दिव्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। तरुणा देवी को तो अब बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है। फिर एकदम से खुशी झलकने लगती है। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, विश, इतनी अच्छी बात आप हमें इतनी देर से बता रहे हैं। विकासा जी अपनी जगह से खड़ी होकर कहती हैं, वही तो माँ, समझ नहीं आ रहा है कि हमें इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर नहीं। तरुणा देवी, क्या मतलब है आपका? विकासा जी तरुणा देवी बिल्कुल पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, माँ, आप तो अर्जुन और आदि के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं ना। तरुणा देवी विकासा जी के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहती हैं, हाँ, हमें अपने दोनों पोतों के बारे में अच्छे से पता है। विकासा जी, माँ, जब अर्जुन होश में आकर कहने लगेंगे कि वह दिव्या को अपना बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? आपको तो पता ही है, अर्जुन को अपने जिद के आगे कुछ नहीं दिखता। वह यह तक नहीं देखेंगे कि दिव्या किसी और की बन चुकी है और आदि को जब पता चलेगा कि अर्जुन दिव्या को अपना बनाना चाहते हैं तो वह खुद दिव्या का साथ छोड़ देंगे। उनसे दूर होने में एक वक्त नहीं लगाएंगे। इस वक्त दिव्या तो बिखर जाएगी ना। हमने दिव्या की आंखों में देखा है, उन्होंने
आदि को दिल मन हर तरह से अपना लिया है, लेकिन आदि ने उनका साथ छोड़ दिया तो विकासा जी की हर एक बातों को सुनकर तरुणा देवी भी थोड़ा सा परेशान सी हो जाती हैं। तरुणा देवी फिर कुछ सोचते हुए कहती हैं, चाहे कुछ भी हो, आदि हमारी बात बिल्कुल भी नहीं टालेंगे। और रही बात अर्जुन की जिद की, तो हम उन्हें समझा देंगे, या फिर अर्जुन के जिंदगी में भी कोई लड़की लानी होगी ताकि वह दिव्या को ही भूल जाए। विकासा जी तरुणा देवी की बातों पर संतुष्ट तो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। विकासा जी को परेशान देखकर तरुणा देवी उनके गालों पर हाथ रखकर कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, भी सब कुछ सही होगा। विकासा जी हाँ में सिर हिला देती हैं, जैसा दिखा रही हूँ कि वह तरुणा देवी जी के बातों से सहमत हो गई हूँ। दिव्या कमरे के दरवाजे को खोलती है तो अचानक ही आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए दीवार से सटा देता है। दिव्या बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखती है, फिर एकदम से नजरें फेर लेती है। आदित्य जब से ऑफिस से आया हुआ था, दिव्या बस उसे लगातार इग्नोर किए जा रही थी। आदित्य दिव्या के इर्द गिर्द हाथ रखकर कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? दिव्या आदित्य को देखकर भड़कते हुए कहती है, क्यों? इग्नोर करने का परमिशन सिर्फ आपको मिला है? दिव्या के भड़कते हुए कहने पर आदित्य पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब उसे कल रात की बात याद आती है तो वो तुरंत समझ जाता है कि आखिर दिव्या नाराज क्यों है। आदित्य दिव्या के चेहरे को दोनों हाथों से थाम लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुबह तुम कह रही थी ना तुम्हें दर्द हो रहा है। आदित्य को अपनी बातों को टालता हुआ देख दिव्या अब एकदम बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वह आदित्य के हाथों को अपने हाथों से हटाते हुए कहती है, हाँ, हमें दर्द हो रहा है, आपके बिहेवियर से हमें दर्द होता है। आप चाहे करीब आते हैं, जब चाहे दूर हो जाते हैं, जब चाहे नज़रें मिलाते हैं और जब चाहे नज़रें फेर लेते हैं, जब चाहे बातें करते हैं और ना चाहे तो इग्नोर करके चले जाते हैं। यह सब बोलते हुए दिव्या की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। दिव्या की इन शिकायतों को सुन आदित्य दिव्या की आंखों में गहराइयों से देखने की कोशिश करने लगते हैं। दिव्या भी आदित्य के बोलने का ही वेट करते हुए उनकी आंखों में ही देखती रहती है। दिव्या के नम आंखों से आंसू एकदम से चेहरे पर ही लुढ़क जाते हैं। आदित्य दिव्या के आंसुओं को देखते ही बेचैन हो जाता है और अपने हाथों की उंगलियों से दिव्या के बहते हुए आंसुओं को रोक लेता है। आदित्य दिव्या को ले जाकर बेड पर बिठाता है और खुद भी दिव्या के बिल्कुल पास बैठ जाता है और दिव्या के चेहरे को हाथों में भरकर आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इन सब की। दादी और गौरव के अलावा तुम पहली हो जिससे मैं बात करता हूँ। तुमसे कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। दिव्या अब बस आदित्य की बातों को समझने की ही कोशिश कर रही थी। आदित्य आगे कहता है, हर वक्त अकेलेपन से जीता आया हूँ, अचानक यूँ रिश्ते में जुड़ जाना, ये सब मेरे लिए अपनाना बहुत मुश्किल है। और रही बात तुम्हारे करीब जाने की,
तो मैं सच में तुम्हारे करीब जाने से खुद को रोक ही नहीं पाता। दिव्या आदित्य की आंखों में डूब सी जाती है। आदित्य थोड़ा आगे बढ़कर दिव्या के माथे को अपने होठों से काफी शिद्दत से चूम लेता है, फिर बाहों में अपनी भर लेता है। दिव्या भी कसकर पकड़ लेती है। दोनों एकदम शांत से बैठे एक दूसरे के बाहों को महसूस करने लगते हैं। अचानक ही दिव्या कहती है, आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं जाएंगे ना? आदित्य काफी खामोश सा जवाब देता है, छोड़ना या ना छोड़ना सब किस्मत के हाथ में है। किस्मत रही तो जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, और किस्मत ने ही नकार दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दिव्या तुरंत अलग होकर आदित्य को देखती है। आदित्य भी खाली आंखों से दिव्या को देखने लगता है। तभी आदित्य का फोन रिंग होता है। आदित्य फोन की स्क्रीन को देखता है, फिर दिव्या के चेहरे को। दिव्या एकदम नॉर्मल थी। आदित्य कॉल रिसीव करके कान के पास ले जाता है। उधर से छाया की आवाज़ आती है, सर मैम की तबीयत खराब ही होती जा रही है। वह हर पल आप लोगों को याद करती हैं। आदित्य, मैं कल ही अच्छे से डॉक्टर को भेज दूंगा। इतना कहकर आदित्य कॉल को कट कर देता है। दिव्या आदित्य के बहुत करीब थी, इसलिए उसने सारी बातें सुन ली थी। वह आदित्य को देखते हुए कहती है, रोमी को डॉक्टर को नहीं, परिवार के साथ की ज़रूरत है। आदि अपने फ़ोन को साइड टेबल पर रखता है और फिर दिव्या के बगल में जाकर लेट जाता है। आदित्य दिव्या को अपने बाहों में आने का आंखों से इशारा करता है, तो दिव्या मुस्कुराते हुए झट से आदित्य की बाहों में चली जाती है। आदित्य दिव्या को कसकर पकड़ लेता है और सर को सहलाते हुए कहता है, इन सब के बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी तुम बहुत कमज़ोर हो। कमज़ोर शब्द सुनते ही दिव्या आदित्य को घूरने लगती है। आदित्य के चेहरे पर हर वक्त की तरह ही कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आदित्य दिव्या को देखता है और उसके नाक को पकड़कर कहता है, हर वक्त तुम्हारे नाक पर गुस्सा रहता है, इतना सारा गुस्सा लाती कहाँ से हो? दिव्या अपने नाक को छुड़ाकर झट से ही जवाब देती है, और आपके होठों पर कभी मुस्कान ही नहीं होती, इतना सीरियसनेस लाते कहाँ से हैं आप? आदित्य एक पल दिव्या की आंखों में देखता है, फिर उसे सीने में छुपाकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दिव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों ही सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे। ध्रुव अपने कमरे में आता है। कमरे में पहुंचते ही वह बेड पर नज़र डालता तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ध्रुव कमरे के चारों तरफ नज़र डालता है, फिर एकदम से उसकी नज़र बालकनी की ओर चली जाती है। ध्रुव धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ता है और ज्येष्ठा को पीछे से गले से लगा लेता है। ज्येष्ठा ध्रुव के छूते ही पीछे पलटती है और हाथ में लिए फोटो को दिखाते हुए कहती है, ये कौन है? ध्रुव ज्येष्ठा के हाथों से फोटो को तुरंत छीन लेता है, तो ज्येष्ठा गुस्से से भर जाती है। ज्येष्ठा ध्रुव के कॉलर को पकड़कर कहती है, मुझे धोखा दिया ना, तो पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी, फिर खुद मर जाऊंगी। ध्रुव अपना कॉलर छुटाकर बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चला जाता है।
ज्येष्ठा भी कमरे के अंदर जाती है तो देखती है ध्रुव उस फोटो को चूमता है और बड़े प्यार से डायरी में रखकर कबर्ड में रख देता है। ज्येष्ठा गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस लेती है। ज्येष्ठा गुस्से से आगे बढ़कर ध्रुव से कहती है, अगर उसी लड़की से प्यार करते हो, उस लड़की के साथ ही शादी करना चाहते हो, तो तुम मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? उस लड़की का ज्येष्ठा इतना ही बोलती है कि ध्रुव गुस्से से चिल्लाता हुआ कहता है, दिव्या के खिलाफ एक शब्द नहीं। ज्येष्ठा ध्रुव को इतने गुस्से में देखकर डर जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ध्रुव को इतने गुस्से में नहीं देखा था। ज्येष्ठा की आंखों से एकदम से आंसू झलकने लगते हैं। ध्रुव ज्येष्ठा के पास जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बेबी तुम मुझे कुछ भी कहो, किसी के बारे में पूछो या कहो, लेकिन दिव्या के बारे में ना तो तुम कोई सवाल करोगी और ना ही उसे कुछ बोलोगी। ज्येष्ठा के आंसू गालों पर आ जाते हैं। वह ध्रुव को देखते हुए कहती है, अगर तुम्हारे दिल में दिव्या ही थी तो मुझे इस धोखे में क्यों रखा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों से आंसुओं को पोंछता है और अपने सर पर उसके सर साथ जोड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा है। आई रियली लव यू। ज्येष्ठा के आंसू एक बार फिर से गालों पर लुढ़क जाते हैं। जब यह ध्रुव देखता है तो ज्येष्ठा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और काफ़ी इंटेंसली ज्येष्ठा को किस करने लगता है। ध्रुव के होठों को अपने होठों में महसूस होते ही ज्येष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर ध्रुव के कंधे को पकड़ लेती है। बहुत देर तक ध्रुव ज्येष्ठा के होठों को आज़ाद नहीं करता और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है। खुद भी उसके बगल में लेटकर ज्येष्ठा को अपने ऊपर खींच लेता है। ज्येष्ठा की नज़रें ध्रुव से मिलती हैं। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरे लिए जितनी इम्पोर्टेंट हो उससे भी ज़्यादा मेरे लिए दिव्या इम्पोर्टेंट है। दिव्या वो पहली लड़की है जिसके साथ रहने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। दिव्या से तो तुम भी मिल चुकी हो, देखा नहीं है कितनी मासूमियत है उसमें। वह हर किसी को दर्द से दूर करने की कोशिश करती है, हर पल लोगों के बीच खुशियाँ बांटती है। ज्येष्ठा ध्रुव की बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। हाँ, यह सच तो था कि ज्येष्ठा दिव्या से मिल चुकी है और उसने उसकी मासूमियत भी तो देखी थी। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें पता है, जब मैं दिव्या से पहली बार मिला था एक अलग ही एहसास था। उस पल में मैं हमेशा से ऐसा ही था, लोगों पर रहम ना करने वाला, खून रेब जबरदस्ती, इसके अलावा मैंने कुछ करना ही नहीं सीखा। इन सब चीज़ों से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि घुटन होती थी। पर बचपन से ही मुझे यह सब सिखाया गया था। लेकिन जब मेरी लाइफ में दिव्या आई तो वही मेरे मुस्कुराने की वजह बन गई। ध्रुव ज्येष्ठा के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहता है, जब भी मैं खून खराबा करता तो सुकून ढूंढते हुए मैं दिव्या के पास ही चला जाता, उसके साथ वक्त बिताता। वह हर पल मेरे घुटन को कम करने की वजह बन जाती। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल में सुकून सा लगता है। धीरे धीरे मुझे दिव्या का साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। वह मेरी आदत बन गई थी।
हमेशा उससे मिलना, बातें करना, हर पल उसे अपनी नज़रों के सामने देखना। सच में बहुत ज़्यादा लगाव हो गया मुझे उससे। ज्येष्ठा एकदम से बोलती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? ज्येष्ठा के सवाल पर ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों में देखने लगता है। ज्येष्ठा की आंखों में आज अजीब सा डर दिख रहा था। ध्रुव के खोने का डर, ध्रुव को किसी और का होने का डर। ध्रुव ज्येष्ठा के माथे को चूम कर कहता है, बेबी तुम आज बिल्कुल भी वो नहीं लग रही हो जिससे मैं प्यार कहता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम में डर का एक कतरा भी नहीं था और बिना मतलब आंसू तो बहते ही नहीं थे। ज्येष्ठा ध्रुव की आंखों में देखकर कहती है, क्योंकि उस वक्त मुझे किसी के खोने का डर नहीं था, लेकिन अब है। अब मुझे अपने प्यार को खोने का डर है, तुम्हें खोने का डर है। ध्रुव बहुत ही सीरियसली कहता है, बेबी अगर तुम्हारे मन में डर है तो तुम अभी इस वक्त मुझे छोड़कर चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इतना बोलते ही ध्रुव ज्येष्ठा को अपने से अलग करता है और उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। ज्येष्ठा बस उसे देखती ही रहती है। उसे ध्रुव का यूं खुद से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं ध्रुव बालकनी में खड़ा सिगरेट की लंबी लंबी कस लेने लगता है। कुछ देर तक ध्रुव ऐसे ही सिगरेट के कस लेते रहता है। तभी अचानक ज्येष्ठा ध्रुव को अपनी तरफ पलटती है और खींच कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मार देती है। ध्रुव जो उसके लिए रेडी नहीं था वह थोड़ा पीछे होता है और उसका चेहरा दूसरी साइड हो जाता है। ध्रुव भी एकदम गुस्से से आगे बढ़कर अपना हाथ ज्येष्ठा पर उठाता है कि उससे पहले ज्येष्ठा झट से उसका हाथ पकड़कर झटक देती है और अचानक से ध्रुव का गर्दन पकड़कर रेलिंग पर सटा देती है। ज्येष्ठा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, वहीं ध्रुव भी गुस्से में था। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। ज्येष्ठा ध्रुव के गर्दन पर हाथ कसते हुए गुस्से से कहती है, आइंदा छोड़कर जाने को बोला ना तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या समझते हो तुम मुझे? थोड़ी सॉफ्टनेस क्या दिखा दी, हल्के में ले रहे हो? प्यार के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ तो वक्त आने पर तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। और क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते? तो मैं बता दूँ कि बेबी भले ही तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, लेकिन मैं जाऊँगी सिर्फ अपनी मर्जी से ही। ज्येष्ठा के हाथ बहुत ही ज़्यादा ध्रुव के गर्दन पर कसने से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ज्येष्ठा झटके से ध्रुव के गर्दन को छोड़ती है तो ध्रुव जोर जोर से खांसने लगता है। ज्येष्ठा ध्रुव की तरफ पानी को बढ़ा देती है। ध्रुव जल्दी से पानी लेकर पीने लगता है। बहुत देर बाद ध्रुव नॉर्मल होता है तो वह ज्येष्ठा को घूर कर देखने लगता है। फिर अचानक से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ज्येष्ठा मुस्कुराहट देखकर सख्त लफ्जों में कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा और दिव्या का क्या रिश्ता था, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा किसी और की तरफ देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बता दूं, कराटे और बॉक्सिंग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा हाल करूँगी तुम्हारा कि किसी को देखने लायक नहीं रहोगे। ध्रुव ज्येष्ठा के हाथों को खींचकर अपने पास लेता है और जिस हाथ से उसने थप्पड़ मारा था
उस हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लेता है। इतना करते ही ध्रुव ज्येष्ठा के आंखों में देखते हुए कहता है, हमेशा ऐसी ही रहना। ज्येष्ठा ध्रुव के गालों को देखती है जिसमें थप्पड़ के निशान बन चुके थे। ज्येष्ठा अपने हाथ बढ़ाकर ध्रुव के गालों को छूती है जिससे ध्रुव के मुंह से आह निकल जाती। ज्येष्ठा उसे घूरते हुए कहती है, पड़ गया ना थप्पड़, क्या जरूरत थी फालतू की बातें करने की। अब इसका निशान भी अच्छे तक दिख रहा है। कल ऑफिस गए तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तब क्या बोलोगे। ध्रुव ज्येष्ठा के कमर पर अपने हाथों को लपेट कर कहता है, कह दूंगा कि मेरी बेबी अपनी बॉक्सिंग या कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। ज्येष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो। ज्येष्ठा ध्रुव को अंदर ले जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई लेकर गालों पर लगाती है। वहीं ध्रुव एकटक ज्येष्ठा को ही देख रहा था। गालों पर दवाई लगाकर ज्येष्ठा ध्रुव को लेटने का इशारा करती है। ध्रुव चुपचाप लेट जाता है। ज्येष्ठा भी लेट कर खुद को ध्रुव की बाहों में ही कैद कर लेती है। सुबह जब दिव्या की आंखें खुलती हैं तो सामने देखकर उसकी धड़कनें अचानक ही बढ़ जाती हैं। आदित्य ब्लैक बिजनेस सूट पहना सामने खड़ा था। आदित्य बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। दिव्या की तो नजरें ही उस पर से नहीं हटती। वह एकटक आदित्य को ही देखे जा रही थी। आदित्य वहीं अपने फ़ोन पर मेल चेक करने में लगा हुआ था। दिव्या मन ही मन कहती है, यार ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। यही वजह थी कि कॉलेज की लड़कियां इसके पीछे पागलों की तरह पड़ा करती थी। अचानक ही दिव्या अपनी जगह से उठती है और सीधे आदित्य के पास जाकर गले लगा लेती है। दिव्या के अचानक ऐसा करने से आदित्य कुछ समझ नहीं पाता। दिव्या आदित्य से अलग होकर थोड़ा अपने पंजों पर खड़ी होकर आदित्य के माथे को अपने होठों से चूम लेती है। दिव्या की हाइट आदित्य के साथ बिल्कुल परफेक्ट थी। दिव्या आदित्य के सामने खड़ी होती है तो उसकी नाक तक पहुंच जाती थी। दिव्या के होठों के स्पर्श से आदित्य जम जाता है। दिव्या अब ठीक से खड़ी होकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अपने हाथ से अपने माथे को छूता है, फिर दिव्या को देखता है। दिव्या मुस्कुराते हुए कबर्ड की तरफ जाकर कपड़े लेती है और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, आज आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। आदित्य जल्दी से दिव्या को कमर से पकड़कर खींच लेता है और सवाली नज़रों से देखते हुए कहता है, क्यों, आज ऐसा क्या है। दिव्या भी एकदम से जवाब देती है, ये सवाल आप आईने के सामने जाकर खुद से ही पूछ लीजिए। इतना बोलते ही दिव्या आदित्य से खुद को छुड़ाती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है। वहीं आदित्य एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखता है, फिर आईने के सामने जाकर खड़ा होकर खुद को देखने लगता है। तभी गौरव अंदर आता है। आदित्य को आईने के सामने खड़ा होकर खुद खोजते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ आदि, तो आईने में क्या ढूंढ रहा है। आदित्य गौरव की तरफ देखकर दिव्या के हरकतों और कई बातों को बताता है। यह सब सुनकर गौरव हंसने लगता है। गौरव को हंसते हुए कहता है, तो सच में रोमांस के नाम पर बस बाइट करना ही जानता है। आदित्य गौरव को घूरते हुए देखने लगता है।
गौरव जल्दी से आदित्य के पास जाता है और उसे आईने की तरफ मोड़ कर कहता है, जब तू इतना हैंडसम बनकर ऑफिस जाएगा तो लड़कियों की नज़र तो तुझ पर ही टिकी रहेगी ना। और अगर किसी लड़की ने तुझे पटा लिया तो फिर तू ही सोच भाभी का क्या ही होगा। इसलिए तो तुझे भाभी संभल कर रहने के लिए कह रही थी। आदित्य पहले खुद को आईने में देखता है और फिर से गौरव को घूरने लगता है। गौरव सर हिलाते हुए कहता है, यार मैं सच ही बोल रहा हूँ। आदित्य गौरव को इग्नोर करके कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं गौरव मुंह बनाते हुए कहता है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा कि तभी दिव्या वॉशरूम से बाहर आते हुए कहती है, आप किससे बातें कर रहे थे। गौरव दिव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं भाभी, किसी से तो नहीं, वो मैं आपको ही बुलाने आया था। आपको सब नीचे बुला रहे हैं। दिव्या, ठीक है आप जाइए, मैं आती हूँ। गौरव कमरे से चला जाता है। दिव्या आज रेड कलर की साड़ी पहनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दिव्या अपने बालों को कंघी करने में ही बिजी थी कि आदित्य अचानक से पीछे से उसके पेट पर अपना हाथ रख देता है। दिव्या एकदम से सिरह सी उठती है। वह आईने में देखती है। आदित्य को देखते ही उसकी सांसें एकदम से तेजी हो जाती हैं। आदित्य दिव्या के कानों के पास जाकर कहता है, अगर मेरी तारीफ ही करनी थी तो सीधे सीधे कर देती। बात को इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या ही ज़रूरत थी। दिव्या की तो हालत ही खराब होने लगती है। आदित्य को इतने पास देखकर आदित्य दिव्या को अपनी तरफ पलटाता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम भी आज थोड़ा संभल कर रहो। आदित्य दिव्या से दूर होकर फाइल लेकर बाहर की ओर चला जाता है। दिव्या अपने आप को आईने में देखती है, फिर आदित्य की बातों को याद करते हुए शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। दिव्या नीचे जाकर सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। सब सोफे पर ही बैठे थे। तभी अनुज अचानक उठकर कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम आज कहीं बाहर घूमने जाएं। सबकी तो आज छुट्टी है, घर में रह रह कर बोर ही होने वाले हैं। रूहानी झट से कहती है, लेकिन भाई जाएंगे कहाँ। अनुज कुछ सोचते हुए कहता है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं ना। गौरव भी अनुज का साथ देते हुए कहता है, हाँ ये सही है। अनुज अपना फ़ोन निकालते हुए, तो यह फिक्स हुआ, मैं तेज को भी बुला लेता हूँ। तेज नाम सुनते ही रूही का दिल जोरों से ही धड़कने लगता है, लेकिन वह एकदम नॉर्मल होकर बैठी थी। अनुज फ़ोन पर, यार तेज, हाँ ना हम सब जा रहे हैं। वह और वैसे भी तो कुछ ही दिनों बाद यहाँ से चला ही जाएगा। उधर से तेजस बोलता है, अरे यार सॉरी, लेकिन मेरी मीटिंग है आज। अनुज चिढ़ते हुए कहता है, तुझे काम के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तू आ रहा है बस। अभी 10 मिनट में हम निकल रहे हैं। इतना बोलते ही बिना तेजस की बात सुने कॉल कट कर देता है। कुछ 10 मिनट बाद सभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं तेजस कार से टिककर ही बाहर खड़ा था। अनुज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और तेजस को गले लगा कर कहता है, मुझे पता था तू ज़रूर आएगा।
तेजस अनुज को दूर करके घूर कर देखते हुए कहता है, नहीं आता तो तू कॉल करके ही मेरा सर खा लेता। अनुज खुद की तारीफ करते हैं, अब मैं क्या करूं, मैं हूँ सबकी फिक्र करने वाला। तेजस चिढ़ते हुए, हाँ हाँ मुझे सब पता है। अनुज कार में ड्राइविंग सीट पर बैठता है। दिव्या उसके बगल में बैठती है। गौरव, रूहान और रूहानी पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। अब आखिर में रूही ही बचती है। अनुज कार से बाहर निकल कर कहता, रूह तू तेज के साथ आजा। रूही घूरते हुए अनुज को देखती है, फिर कहती है, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी। दिव्या जल्दी से बाहर निकलती है और कहती है, आप ये क्या कह रही हैं? आप नहीं गई तो हम भी कहीं नहीं जाएंगे। दिव्या की बात सुनकर रूही एकदम से उसके पास जाकर कहती है, भाभी आप मेरी वजह से ऐसे? दिव्या बीच में ही कहती है, शादी के बाद पहली बार तो आप सबके साथ वक्त बिताने को मिला है और आप ऐसा कर रही हैं। रूही दिव्या को देखकर, ठीक है भाभी, मैं आप सबके साथ जाऊंगी। उसके यहाँ बोलते ही दिव्या कार में बैठ जाती है और वहीं रूही तेजस की कार की तरफ बढ़ जाती है। रूही तेजस की कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाती है। उसके बैठते ही तेजस अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाता है और कार को स्टार्ट कर देता है। रूही एक नज़र तेजस को देखती है, फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। इधर दिव्या खिड़की के बाहर देखकर आदित्य के बातों को याद करते हुए बार बार मुस्कुराने लगती है, जो कार में बैठा हर कोई नोटिस कर रहे थे। अनुज शरारत से कहता है, भाभी ऐसी भी क्या बात है जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं? हमें भी बताइए ताकि हम भी मुस्कुरा सकें। दिव्या अचानक ही सकपका जाती है और नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। दिव्या की हालत देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। दिव्या खुद को नॉर्मल ही कर रही थी कि उसका फ़ोन रिंग होता है। दिव्या फ़ोन के स्क्रीन को जैसे ही देखती है तो उसकी हालत फिर से खराब सी हो जाती है। दिव्या के फ्लैक्स हो रहे नाम को गौरव और अनुज देख लेते हैं। उन्हें दिव्या की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। दिव्या सबको एक नज़र देखती है, फिर वह कॉल को रिसीव कर देती है। दिव्या कान के पास फ़ोन को लगा लेती है। दिव्या बिल्कुल खामोश सा उधर से बोलने का इंतज़ार करती है, लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आती।